शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिछले कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमितों की पहचान हेतु जल्द से जल्द रिपोर्ट हासिल करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए शहर के विलासनगर स्थित मनपा शाला और दशहरा मैदान स्थित आइसोलेशन दवाखाने में रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर शुरू किए गए थे। इसके अलावा कई निजी दवाखानों में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर शुरू करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब जैसे ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार और प्रमाण कम हुए हैं, वैसे ही प्रशासन द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है और अब पहले की तरह केवल कोविड लैब में RT-PCR टेस्ट ही हुआ करेगी। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में 48 घंटे का समय लगता है, वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव और निगेटिव की जानकारी केवल आधे घंटे में पता चल जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग मरीजों और किसी आपात स्थिति सहित किसी सड़क हादसे का शिकार रहने वाले लोगों का इलाज शुरू करने से पहले उनकी कोरोना टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट पद्धति का शुरू रहना बेहद ज़रूरी है, ताकि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तुरंत प्राप्त हो और उनका इलाज भी तुरंत शुरू हो। ऐसे में प्रशासन द्वारा इमरजेंसी स्थिति वाले मरीजों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध रखी जाएगी। वहीं अन्य कोरोना संदिग्धों की कोरोना टेस्ट अब केवल RT-PCR टेस्ट के जरिए ही की जाएगी। किसी भी आपातकालीन प्रसंग में अगर पुलिस से तुरंत संपर्क करना है तो दिमाग में सबसे पहले 100 यह आपातकालीन नंबर आता है। इसी तरह अग्निशमन विभाग से संपर्क करने हेतु 101 व महिला हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए 1090 नंबर पर संपर्क किया जा सकता था। विगत अनेक वर्षों से यही नंबर चलन में है और देश के 20 राज्यों में इन्हीं नंबरों के जरिए संबंधित शहरों एवं क्षेत्रों के पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित संबंधित महकमों से संपर्क किया जाता है। इसमें महाराष्ट्र राज्य का भी समावेश है, लेकिन अब यह 100 वाले नंबर सहित अन्य दोनों नंबर हमेशा के लिए इतिहास में जमा हो जाएंगे, जिसके बाद इस वर्ष के अंत तक महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 112 यानी 112 यह नया हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होगा, जिसे डायल करने के बाद किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत हर तरह की सहायता प्राप्त होगी। जानकारी के मुताबिक अब यदि कोई भी व्यक्ति 112 यानी 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करता है तो उसे एक ही समय पुलिस नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल, महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस हेतु जल्द ही संबंधित महकमों को विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 2 बार स्थगित होने के बाद मंगलवार 20 अक्टूबर से संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अंतिम वर्ष व अंतिम सत्र सहित कुछ अन्य पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू हुई। कुछ छिटपुट दिक्कतों को छोड़कर यह परीक्षा पहले दिन बड़े सुचारू ढंग से संपन्न हुई। विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा 1.5 घंटे की 4 शिफ्टों में ली जा रही है, जिसके तहत सुबह 8 से 9:30 बजे वाली पहली शिफ्ट में करीब 3500 परीक्षार्थियों ने लॉगिन किया और बड़ी आसानी के साथ परीक्षा दी। इन विद्यार्थियों को इस सत्र में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं 10 से 11:30 बजे वाले दूसरे सत्र में विद्यापीठ के परीक्षा ऐप सर्वर पर एक साथ करीब 30,000 परीक्षार्थी ऑनलाइन आ गए, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थियों को लॉगिन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ एक स्थानों पर प्रश्नपत्र डाउनलोड करने में भी दिक्कतें आईं। इस संदर्भ में हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार फ़ोन आना शुरू हुए, जिसके बाद विद्यापीठ के परीक्षा मंडल सहित परीक्षा के संचालन का जिम्मा रखने वाली प्रोमार्क एजेंसी के प्रतिनिधियों ने तुरंत ही आवश्यक कदम उठाते हुए इस समस्या और दिक्कत को दूर किया। इसके बाद अन्य तीनों सत्रों में काफ़ी आसानी के साथ ऑनलाइन परीक्षा हुई, ऐसी जानकारी परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख द्वारा दी गई है। मानसून की वापसी के दौरान हुई बारिश ने महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक इन राज्यों में जबरदस्त हाहाकार मचा दिया है। इस बारिश की वजह से प्याज की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर त्योहारों के अवसर पर बाजार में होने वाली प्याज की आवक पर पड़ने की संभावना है। धुआंधार बारिश की वजह से नासिक, सोलापुर, धुलिया, औरंगाबाद, बेलगांव और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्याज की फसल का जबरदस्त नुकसान हुआ है और बाजार में प्याज की आवक कम हो गई है, जिसकी वजह से प्याज के दामों में आग लग गई है और इस समय होलसेल बाजार में सफ़ेद प्याज 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल और लाल प्याज 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहे हैं। यदि यह स्थिति ऐसी ही कायम रही और अगर राजस्थान में भी प्याज की फसल बारिश की वजह से प्रभावित हुई तो इस दीपावली पर प्याज 100 रुपये प्रति किलो की दर को पार कर सकता है। इस आशय की संभावना स्थानीय प्याज विक्रेताओं द्वारा व्यक्त की गई है। स्थानीय मनपा क्षेत्र में अब तक प्रॉपर्टी टैक्स हेतु किसी भी संपत्ति का सालाना अधिकतम किराया कितना हो सकता है, इस आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब इस पद्धति में कुछ बदलाव करते हुए संबंधित संपत्ति के रेडी रेकनर मूल्य पर आधारित पद्धति को अमल में लाते हुए मूल्य आधारित संपत्ति टैक्स लगाया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय मनपा प्रशासन को दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसके चलते मनपा प्रशासन द्वारा मनपा क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि आगामी आर्थिक वर्ष में
मूल्य आधारित पद्धति पर संपत्ति कर वसूल किया जाएगा। शैक्षणिक शुल्क नहीं भरा है, इस वजह को आगे करते हुए कई शालाओं ने अपने विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन कक्षा व उसकी लिंक उपलब्ध नहीं कराई है। इस आशय की शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में शिक्षा उप संचालक कार्यालय द्वारा सभी शिक्षा अधिकारियों और शालाओं के नाम पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि यदि विद्यार्थियों ने शाला की फीस अदा नहीं भी की है तो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की जाएं, और यदि ऐसे विद्यार्थियों तक किसी कारणवश ऑनलाइन कक्षा की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है तो इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। इस पत्र में सभी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों के नाम स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अगर किसी भी शाला द्वारा फीस की वजह को आगे करते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है तो संबंधित शाला के मुख्याध्यापक के खिलाफ सख्त व कड़ी कार्रवाई की जाए। इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं ताकि वहां पर अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। ऐसे में पुलिस व सैन्य भर्ती में शामिल होने के इच्छुक प्रशिक्षणार्थी लंबे समय तक शारीरिक व क्रीड़ा संबंधी प्रैक्टिस से दूर रहे। वहीं अब लॉकडाउन की शर्तें कुछ हद तक शिथिल होने पर पूरे शहर के प्रशिक्षणार्थी व खिलाड़ी विभागीय क्रीड़ा संकुल में उपस्थित रहकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर शहर के अन्य सभी क्रीड़ा प्रेमी नागरिक भी मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से इस मैदान पर काफ़ी भीड़भाड़ हो जाती है। इस बात के मद्देनज़र जिलाधीश शैलेश नवाल ने शहर के सभी क्रीड़ांगणों पर क्रीड़ा संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु अनुमति जारी की है। इस विषय को लेकर प्रशिक्षणार्थियों एवं क्रीड़ा प्रेमी नागरिकों व मार्गदर्शकों द्वारा की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए मंगलवार 20 अक्टूबर को जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधीश शैलेश नवाल ने शहर के सभी क्रीड़ांगणों और मैदानों को खेल संबंधी गतिविधियों एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए खुला करने की अनुमति जारी की है। विगत दिनों जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कोरोना काल के दौरान घर में बैठे रहने का आरोप लगाते हुए आह्वान किया था कि उन्हें घर से बाहर निकलकर राज्य का दौरा करना चाहिए। साथ ही राणा दंपत्ति ने सीएम ठाकरे की कामकाज को लेकर आलोचना भी की थी, जिससे संतप्त होकर शिवसेना की महानगर शाखा ने मंगलवार 20 अक्टूबर को स्थानीय राजकमल चौक पर तीव्र आंदोलन करते हुए राणा दंपत्ति का निषेध किया और उनके छायाचित्र वाले पोस्टर पर चप्पल जूते बरसाए। इसके अलावा राणा दंपत्ति को चेतावनी दी गई कि वे केवल जिले और अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कामों पर ध्यान दें और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाहक आरोप प्रत्यारोप न करें। सेना पदाधिकारियों का कहना रहा कि राणा दंपत्तियों को चाहिए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें और बिना मतलब अन्य मामलों में अपने पांव न फंसाएं। आपली पात्रता ओळखून काम करावं, जिल्ह्याच्या विकासाच्या संदर्भात काम करावं। त्यांनी जास्तीचा शहाणपणा मुख्यमंत्र्यांना किंवा आम्हाला शिकवू नये। जर यानंतर खासदार असो या आमदार असो, दोघांनी पण शिवसेना माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी यांच्याबद्दल जर आक्षेपार्थ उत्तर काढले तर शिवसेना आपल्या स्टाईलने त्यांना उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही महिलांचा सन्मान करतो। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे इस समय दौरे की नौटंकी कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वे नौटंकी करना छोड़कर किसानों को गंभीरतापूर्वक मदद दें। विधायक राणा ने कहा कि केवल 2 घंटे के दौरे में सीएम ठाकरे ने किस नुकसान का जायजा लिया यह समझ से परे है, अतः उन्हें चाहिए कि वे हर क्षेत्र का 15 दिन का दौरा कर सभी किसानों को सीधे 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देना घोषित करें। विधायक राणा ने यह भी कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र के साथ ही विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण भी महाराष्ट्र राज्य के अंग हैं। यह बात शायद सीएम ठाकरे भूल गए हैं, अतः उन्हें चाहिए कि वे विदर्भ के भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, अमरावती व अकोला सहित सभी जिले के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों से मुलाकात करें। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गेल्या 8 महिन्यापासून मातोश्रीवर बसून होते, संपूर्ण महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहत होते, पण कधी मातोश्रीच्या बाहेर निघून त्यांनी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचे दुःख त्यांच्या बांधावर जाऊन पाहिले नाही। आज विदर्भाचा शेवटचा जिल्हा गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती या सगळ्या जिल्ह्याची परिस्थिती गंभीर आहे, पण मुख्यमंत्र्यांनी या 7-8 महिन्यामध्ये त्या विदर्भामध्ये एकाही जिल्ह्यामध्ये पाऊल ठेवलं नाही। म्हणून मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे माझं की विदर्भाला सावत्रपणाची भूमिका देऊ नका, सावत्रपणाची वागणूक देऊ नका। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई व अगस्त माह में कक्षा 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन इस बार ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने में ही काफ़ी विलंब हुआ। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरक परीक्षाओं के नियोजन को लेकर भी संभ्रम देखा जा रहा था। इन्हीं हालात के बीच मंडल ने इन परीक्षाओं को लेने का निर्णय घोषित किया और 20 अक्टूबर से परीक्षा हेतु आवेदन
प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई। इसके साथ ही शिक्षा मंडल ने घोषित किया है कि 20 नवंबर से 5 दिसंबर के दौरान कक्षा 10वीं की और 20 नवंबर से 10 दिसंबर के दौरान कक्षा 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके अलावा 20 नवंबर से 7 दिसंबर के दौरान कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अभ्यासक्रमों की परीक्षाएं ली जाएंगी। जिले में मंगलवार 20 अक्टूबर को कोरोना के 78 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 5,599 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 52 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 50 पुरुषों और 24 महिलाओं का समावेश रहा। मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए 78 लोगों में अमरावती शहर के 49 और ग्रामीण इलाकों के 29 लोगों का समावेश रहा। इसके साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होने की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई है। अमरावती जिले में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से कुल 352 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान कोविड अस्पतालों से 89 लोगों को डिस्चार्ज मिला है और अब तक 14,159 लोग कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं इस समय कोविड अस्पतालों में 552 लोगों को एडमिट करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा अमरावती मनपा क्षेत्र में 226 और ग्रामीण क्षेत्र में 310 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। इस समय चहुओं और कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा फैला हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए अमरावती मनपा द्वारा तमाम आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही हैं, किंतु मनपा की जरूरत से संबंधित कई विषय सरकारी स्तर पर प्रलंबित पड़े हैं। ऐसे में मनपा को अपना कामकाज जारी रखने में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात के मद्देनज़र शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने गत रोज सरकारी विश्राम गृह में एक बैठक बुलाई, जिसमें सरकारी स्तर पर प्रलंबित रहने वाले विषयों के संदर्भ में मनपा के विभिन्न विभाग प्रमुखों से जानकारी लेगी। साथ ही मनपा द्वारा किए जाने वाले कामों की समीक्षा करते हुए शहर के नागरिकों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में विधायक सुलभा खोड़के ने कोरोना काल के दौरान अपने कामों को बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए मनपा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, आशा वर्करों और सफाई कामगारों का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि मनपा के जितने भी कार्य और विषय सरकारी स्तर पर प्रलंबित पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द गतिमान करने के तमाम प्रयास किए जाएंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राशन की 138 नई राशन दुकानें खुलेंगी, जिनके आवंटन में ग्राम पंचायत, बचत गट व सहकारी संस्थाओं सहित सार्वजनिक संस्था एवं न्यास को प्राधान्य क्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और सरकारी ट्रेजरी में 100 रुपये का चालान भरकर तहसील कार्यालय से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि इस संदर्भ में सरकारी वेबसाइट पर एक जाहिरनामा भी प्रकाशित किया गया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शिव भोजन थाली के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन में जरूरतमंद व गरीब लोगों हेतु शिव भोजन थाली की दरें 5 रुपये की गई और कोरोना काल में इस योजना के तहत अमरावती जिले हेतु शिव भोजन थालियों की संख्या को रोजाना 2,500 तक बढ़ाया गया, जिसके चलते अब तक 3.5 लाख से अधिक शिव भोजन थालियों का वितरण हुआ है। इस योजना के चलते लॉकडाउन काल के दौरान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन की सुविधा प्राप्त हुई और यह योजना उनके लिए बेहद सहायक साबित हुई। इस समय मुंबई में कोरोना की वैक्सीन का परीक्षण शुरू है, जो अपने अंतिम चरण में है। यदि इस वैक्सीन का परीक्षण सफल होता है और वैक्सीन कारगर साबित होती है, तो यह वैक्सीन सबसे पहले शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को दी जाए। इस आशय की मांग का पत्र शिक्षक भारती की ओर से विभागीय अध्यक्ष दिलीप निम्बोरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए पत्र में की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 हेतु बनाए जा रही वैक्सीन के सफल होने पर उसके वितरण हेतु प्राधान्य क्रम तय किया है, किंतु इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों का उल्लेख नहीं है। जबकि इस समय सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले विभिन्न कामों और ऑनलाइन शिक्षा की दोहरी जिम्मेदारी राज्य के सभी शिक्षक निभा रहे हैं। साथ ही उन्हें स्कूल में उपस्थित रहना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे में शिक्षकों एवं उनके परिजनों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है और राज्य में कई स्थानों पर शिक्षकों के कोरोना संक्रमित होने और इस संक्रमण की वजह से उनकी मौत होने के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण सफल होने पर प्राथमिकता सूची में शिक्षकों का भी समावेश किया जाए, ऐसी मांग दिलीप निम्बोरकर द्वारा की गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता योगेश वासानी और मानेकर ज्वेलर्स के संचालक अमोल मानेकर ने पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस हेतु इन दोनों प्लाज्मा दाताओं का दिनेश बुब रक्तदान समिति सहित पवन भुतड़ा, अमित करवा, नील माहेश्वरी, राज साखरे, जयेश चांडक, अमरावती रक्तदान समिति के महेंद्र भुतड़ा, सिमेश राव और शैलेश चौरसिया तथा पीडीएमसी के ब्लड बैंक के डॉक्टर निकिता ठाकुर, डॉक्टर सुप्रिया पाटिल, सचिन काखड़े, शफी शेख व तृप्ति गावंडे ने अभिनंदन किया है। विगत 31 दिसंबर 2019 को तड़के 4:30 बजे पुराना बाईपास रोड स्थित होटल लॉर्ड्स में आग लगाए जाने को लेकर गिरफ्तार किए गए नारायण तलरेजा को स्थानीय अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है।
वहीं इस मामले में नामजद होने के बावजूद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे किशोर सरदार और प्रवीण बनसोड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत द्वारा फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया गया है। विगत अगस्त व सितंबर माह के दौरान अमरोती शहर से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ था। वहीं अक्टूबर माह के प्रारंभ में अचानक ही संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हुई, जिसकी वजह से यह लगने लगा था कि शायद अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुस्त हो गई है और इस संक्रमण की चेन काफ़ी हद तक टूट गई है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि यह मौसम में हुए बदलाव की वजह से होने वाली स्वाभाविक और तात्कालिक प्रक्रिया है तथा जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होगा वैसे ही एक बार फिर यह संक्रमण दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है। इस आशय का अंदेशा इस बीमारी के खिलाफ विगत लंबे समय से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्त किया गया है। विगत 7-8 माह से कोरोना के खिलाफ एकदम फ्रंटलाइन जंग लड़ रहे कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण के मुताबिक बारिश के मौसम में कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। चिकनगुनिया और डेंगू को इसका उदाहरण माना जा सकता है। उसी तरह इस बार कोरोना की बीमारी फैली। बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों का फैलाव अधिक रहने की वजह से टेस्टिंग की संख्या बढ़ी और बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इस समय मौसम में काफ़ी हद तक बदलाव आया है और संक्रामक बीमारियों का प्रमाण घटने की वजह से टेस्टिंग की संख्या भी घट गई है। ऐसे में पहले की तुलना में पॉजिटिव मरीज कम पाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नवंबर और दिसंबर माह के आसपास कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और उस समय कोरोना केसेस बढ़ने का अंदेशा हो सकता है। वहीं जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के मुताबिक इस समय कोविड संक्रमण का पहला पीक टाइम लगभग बीत चुका है और काफ़ी हद तक संक्रमण का प्रमाण घटा है। साथ ही यह स्थिति उस समय है जब शहर सहित जिले में हर ओर पहले की तरह काफ़ी भीड़भाड़ वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में इस बात की उम्मीद अब काफ़ी कम है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव लौटेगी, लेकिन फिर भी सभी को सतर्क रहना ही होगा क्योंकि अब तक खतरा तो टला नहीं है। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर विजय बख्तार के मुताबिक इस समय यद्यपि संक्रमण और संक्रमितों के प्रमाण व संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन यह भी तय है कि ठंड के मौसम में यह बीमारी एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है, क्योंकि इस समय ठंडा मौसम रहने वाले कई पश्चिमी देशों में इस बीमारी की सेकेंड वेव शुरू हो गई है। फ्रांस जैसे देश में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अतः फिलहाल किसी ने भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। इस विषय को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि इस समय अमरोती जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सभी लोगों ने सतर्क व सजग रहना जरूरी है ताकि दोबारा संक्रमण न फैले। इस हेतु जिन लोगों में कोरोना सदृश लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे तत्काल अपनी जांच कराएं और यदि संक्रमण के शुरुआती दौर में ही इसका निदान हो गया तो बीमारी पर सहज मात की जा सकती है। वहीं लक्षण रहने के बावजूद जानकारी छिपाने से काफ़ी हद तक खतरा और नुकसान हो सकता है। वहीं अमरावती मनपा के आयुक्त प्रशांत रोड़े के मुताबिक इस समय कोरोना संदिग्धों और हाई रिस्क वाले मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका सीधा मतलब है कि कोरोना की संक्रामक बीमारी का प्रमाण घट गया है। लेकिन अभी इस बीमारी का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और हमारे बीच कई असिम्टोमेटिक मरीज मौजूद हैं। अतः सभी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन के नियमों को लेकर सतर्क व सजग रहना चाहिए ताकि ये बीमारी दोबारा रफ्तार ना पकड़ सके। विगत 8 माह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल इंचार्ज के तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने में जुटे डॉक्टर रवि भूषण का विगत दिनों मुंबई स्थित राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों समारोहपूर्वक सत्कार किया गया। इस समय राज्यपाल कोश्यारी के हाथों डॉक्टर रवि भूषण को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समूचे राज्य के चुनिंदा कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने हेतु विगत 15 अक्टूबर को राजभवन में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस समारोह में सबसे पहले डॉक्टर रवि भूषण सम्मानित किए गए। यह अमरावती शहर व जिले के लिए विशेष गौरव की बात रही। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले पति के साथ एक महिला का 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, लेकिन पति पत्नी के बीच काफ़ी वाद विवाद होने लगे और यह महिला अपने पति को छोड़कर अकोला चली गई, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दी। इस बीच ये महिला आज एक बार फिर अमरावती वापस लौटी और फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में वापस लौट आने की जानकारी देने पहुंची। यहां का काम निपटाकर यह महिला फ्रेजरपुरा थाने से चपरासीपुरा चौक स्थित कैंप कॉर्नर तक गई, जहां पर उसे उसका पति मिला। चौक पर ही दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस बात पर गुस्से में आई महिला ने अपने पास रखा जहर निकाल लिया और भरे चौराहे पर जहर पी लिया। यह नज़ारा देखते ही वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने फ्रेजरपुरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल वहां पहुंचकर उसी ऑटो से महिला को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इस महिला का इलाज जारी है, मगर इस महिला की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले चेतन चौके नामक युवक का विगत 4 अक्टूबर को 4 आरोपियों ने अपहरण कर उसकी बेदम पिटाई की थी और उसका सर मुंड दिया था। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने गत रोज नांदेड़ से महेश कचरूजी वानखड़े, शंकर गुलाबराव वानखड़े, गोविंदा संभाजी नवले व गणेश भीमराव नवले, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी अमरावती लाए गए हैं। तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के तिवरा गांव में चल रहे जुआ अड्डे की गुप्त सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने वहां छापा मारकर
14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 8,58,680 रुपये का माल बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई के लिए सभी आरोपियों को तलेगांव पुलिस के हवाले किया गया है। पथरोट से घर वापस आते समय सिंधी स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण दुर्घटना में भीलोना के टंटा मुक्ति अध्यक्ष गजानन उभार की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद गणेश मालवीय नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा कल देर रात के समय घटित हुआ। इस हादसे में गजानन उभार काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें नागपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिश्तेदारों द्वारा पथरोट पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कपिलवस्तु नगर निवासी एक महिला की बहन की लड़की उनके घर आई थी, जिसने घर में रुकने के लिए कहकर यह महिला कुछ देर के लिए अपने पड़ोसियों के यहाँ गई। वहाँ से वापस लौटने पर उसने पाया कि उसकी अलमारी में रखे करीब 1,01,200 रुपये की कीमत के गहने गायब हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता महिला ने अपने बहन की लड़की पर संदेह व्यक्त करते हुए गाड़गीनगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के भूतेश्वर चौक से अपने रविनगर स्थित घर की ओर जा रहे विनय शेलके को 3 आरोपियों ने बीच चौराहे पर रोककर उसकी बेदम पिटाई की। उसके बाद उससे मोबाइल समेत 12,400 रुपये नगद लूट ली है। इसमें से पुलिस ने शुभम शंकर राउत व प्रवीण गणेश लोखंडे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। राजापेट पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और वैभव अडोले नामक आरोपी के पास से चोरी के 4 मोबाइल बरामद किए हैं। कुछ दिन पूर्व गाड़गीनगर पुलिस ने भी वैभव को गिरफ्तार कर उसके पास से 18 मोबाइल बरामद किए थे। राजापेट पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। अंजनगांव सुरजी पांडरी मार्ग से अपने गांव लौट रहे चिखलदरा तहसील की जामली गांव निवासी गोविंद मारुति येवले की मोटरसाइकिल को कल देर रात अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार गोविंद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल रवाना करवाया। साथ ही अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली 53 वर्षीय महिला के पुत्र ने OLX ऐप पर पुरानी कार का विज्ञापन देखकर सौदा तय किया, लेकिन रुपए देने के बाद भी उसे कार नहीं भेजी गई और उसके साथ 2,08,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई। इस शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।